हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। उसमें हम 6th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या है। देखो, 7th चैप्टर जो है वो बताता है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, कि किस तरीके से जब हम किंगडम से एम्पायर में एंटर करते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा कन्वर्जन किस तरीके से होता है। कि पहले लोग किंगडम हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, फिर एम्पायर होने लग गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, जैसे कि वहाँ पे था फर्स्ट चैप्टर में हंटर गैदरर से हम फूड ग्रो करना कैसे स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से इस चैप्टर में भी है कि हम पहले जनपद हुआ करते, फिर महाजनपद, फिर किंगडम, फिर जो है आपका एम्पायर होने लग गया। और ये एम्पायर कैसा होता, ठीक है, वो सब तो हम देखेंगे। साथ में हम कुछ एम्पायर के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम यही देखने वाले हैं। अब किसी भी चैप्टर की शुरुआत इस चीज़ से होती है कि हमें कैसे पता चलता है हमारे एम्पायर के बारे में। हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन के थ्रू, रिकॉर्ड के थ्रू, रिटर्न रिकॉर्ड जो हमें मिले हैं, बुक्स मिली है उस समय के जो पोएट्स हुआ करते होंगे, ठीक है, जो राइटर्स हुआ करते होंगे, उन्होंने कुछ लिखा होगा उन किंगडम, उस एम्पायर के बारे में, उस राजा के बारे में। उससे हमें पता चलता है कि ये एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से होती है, जैसे कि हमें मिलता है एक मैसिव स्टोन पिलर सारनाथ में। जैसे सारनाथ में हमें बुद्धा का स्तूप मिला था। पिछले चैप्टर में हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात की थी, राइट। ठीक है, तो उसमें हमें बुद्धा का स्तूप मिला था सारनाथ में। इसी तरीके से यहाँ पे एक स्टोन पिलर मिलता है बड़ा सा, ठीक है, सारनाथ में। उस पर बहुत सारे मतलब इंस्क्रिप्शन जो है हमें मिलते हैं उस एम्पायर के। जिस एम्पायर की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। देखो, अशोका के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ग्रेटेस्ट रूलर। और उन्हें ग्रेटेस्ट रूलर क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न कि ही वॉज नोन एज द ग्रेटेस्ट रूलर। क्योंकि वो अपने जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते थे वो इंस्क्राइब करवाते थे किसके ऊपर, पिलर के ऊपर और रॉक सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे। जितने भी उनके इंस्क्रिप्शन होते थे वो उनको इंस्क्राइब करवाते थे उनके ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे और उनकी आने वाली पीढ़ी जो है उसे याद रखे, उस मैसेज को उसे समझे और उसके ऊपर अपना जो है वो व्यवहार करें। ठीक है, उस तरीके से उन चीज़ों को वो अपनाए, उन वैल्यूज़ को। इस वजह से वो अपने इंस्ट्रक्शन को इंस्क्राइब करवाया करते थे पिलर्स पे, रॉक सरफेसेस पे। अब हम जो है रिटर्न इंस्क्रिप्शन के बारे, मतलब रिटर्न व्हाट वाज रिटर्न इन दिस इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ था और ये किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता है, आगे देखेंगे। ठीक है, पहली बात तो हम एम्पायर की बात कर लेते हैं जिसमें अशोका जो है वो रहते थे। दैट वाज द एम्पायर। उसका नाम क्या है, मौर्यन एम्पायर। क्या नाम है उसका, मौर्यन एम्पायर या डायनेस्टी बोल सकते हैं। एम्पायर या डायनेस्टी एक ही है वो, ठीक है। तो एम्पायर जो है, जहाँ पे हमें अशोका देखने को मिलते, चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको बिंदुसार देखने को मिलते हैं, वो एम्पायर जो है वो डायनेस्टी, उसका नाम है मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर। तो इसके जो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोका के ग्रैंडफादर। अराउंड 2300 ईयर अगो इन्होंने एम्पायर को फाउंड किया। ठीक है, इनके फाउंडर जो थे एम्पायर के वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अराउंड 23 ईयर्स अगो इन्होंने जो है इस किंगडम को फाउंड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, इस एम्पायर के फाउंडर हैं। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो है वो बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार के बाद में अशोका उनके सन आते हैं। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है इस एम्पायर की। अभी ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में एक बहुत ही वाइस मैन रहा करते थे, ठीक है, जिनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया चंद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त को राजा बनाने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने मदद की उनको राजा बनाने में। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है एक, जिसमें उन्होंने चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में बताया है, जिसका नाम अर्थशास्त्र है। तो ये तो मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि बुक और उसके ऑथर का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे किस एम्पायर में क्या क्रोनोलॉजी रही उसके रूलर्स की, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस रूलर ने क्या क्या उसकी उपलब्धियाँ थी, क्या क्या उसने जो किया सिग्निफिकेंस, वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से चाणक्य या कौटिल्य जो है दूसरा नाम है चाणक्य का, उन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, उनके आइडियाज़ के बारे में। ठीक है, याद रखना पॉलिटिकल सेंस भी मिलता है इस अर्थशास्त्र में और चाणक्य के आइडियाज़ भी मिलते हैं। ठीक है, 2300 साल पहले ये एम्पायर जो है वो एग्जिस्ट हुआ करता था, ये बात याद रखना।
अब ये तो चलो हमने देख लिया कि इसके फाउंडर ये है, बाकी क्रोनोलॉजी डिस्कस कर ली, लेकिन ये इसको डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, ये एम्पायर कैसे बन गया, किंगडम से एम्पायर का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जब एक ही फैमिली के जो लोग हैं वो बार बार एक दूसरे के एक के बाद एक जो है वो रूलर बनते जाएं, मतलब कि एक फादर है, उनका सन जो है वो बनता है रूलर, उनके सक्सेसर, फिर उसका सन जो है वो बनता है सक्सेसर। इस तरीके से एक ही फैमिली का जो है वो हेरिडेटरी रूल चलता आ रहा है अगर उसी फैमिली के मेंबर का, तो मतलब उसे डायनेस्टी कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज डायनेस्टी। ठीक है। और ये डिफरेंस, दूसरा एक और डिफरेंस है कि जब एम्पायर होता है, जो डायनेस्टी होती है वो किंगडम से ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसमें ज़्यादा रूलर, ज़्यादा जो हमें फोर्सेस लगती हैं, ज़्यादा आर्मी लगती है, ज़्यादा लोग लगते हैं। ठीक है, उस पूरे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, इस वजह से भी उसे एम्पायर या डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है। अब हमने डिस्कस तो कर लिए क्रोनोलॉजी की, पहला आपका चंद्रगुप्त है, फिर बिंदुसार है, और फिर जो है आपके अशोका है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये जो हम बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर की या मौर्यन डायनेस्टी की, वहाँ पे इनकी कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। ये तक्षशिला और उज्जैन तो सिर्फ प्रोविंशियल कैपिटल है, मेन कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र है, जहाँ पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल मौर्यास का पाटलिपुत्र के ऊपर। और तक्षशिला और उज्जैन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोविंशियल कैपिटल है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है तीनों, वो देखते हैं हम। ये तीनों इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि तक्षशिला जो है वो गेटवे प्रोवाइड करवाती है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब यहाँ पे लोकेटेड है तक्षशिला। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। और नॉर्थ वेस्ट से यहाँ से जब लोग आते हैं अरब कंट्रीज से, तो ये यहाँ से इंटर करते हैं, तो इस वजह से गेटवे प्रोवाइड करवाती है नॉर्थ वेस्ट के लोगों के लिए, सेंट्रल एशिया के लोगों के लिए जो है गेटवे प्रोवाइड करवाती है। दूसरा, उज्जैन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो उज्जैन जो है वो रूट प्रोवाइड करवाता है नॉर्थ टू साउथ। जैसे ये उज्जैन है तो ये नॉर्थ से लेके साउथ में जो लोग जाएंगे उनके लिए रूट प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि बीच में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को यहीं से पास करना पड़ेगा। फिर आपका जो फिर आपका जो ये तक्षशिला, ये जो हमने बात की तक्षशिला की, उज्जैन की, और पाटलिपुत्र तो इनकी इंपॉर्टेंट कैपिटल, यहाँ से इनका पूरा कंट्रोल जो है वो होता है पूरे एम्पायर पे। ठीक है, ये उसके बाद में बात करती हूँ कि बहुत सारे मर्चेंट जो है, ऑफिशियल और क्राफ्ट पर्सन जो हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, प्रोबेबली इन्हीं सिटीज़ में रहा करते थे, उज्जैन और तक्षशिला में। ठीक है, उज्जैन और तक्षशिला में, क्योंकि यहीं से जो है इनको जाना पड़ता था, गुजरना पड़ता था, इनका रूट जो है वो इन्हीं स्टेट से निकल के जाता था। इसी वजह से बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन, ऑफिशियल्स, मर्चेंट जो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और अब ये कि जो रेड डॉट में जो मार्क है ना, प्लेसेस जितने भी, वो सारे प्लेसेस है जहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिले हमें अशोका के। ठीक है, जो भी रेड डॉट में आपको देखने को मिलेंगे चीज़ें, जगह हैं, वहाँ पे सब जगह हमें क्या, अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें, जैसे, और इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह कहाँ पे है ये याद रखना। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी ये तो हमने देख ली कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन जो है इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, मौर्यास के लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने देख लिया है। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे एम्पायर बड़ा है। ठीक है, जैसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत सारे और भी देश आते हैं हमारे नेबरिंग, लेकिन इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, डाइवर्सिटी इन द सेंस, डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे, हर थोड़ी सी जगह दूर जाएंगे तो आपको लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लोकल लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लोकल लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, इसी वजह से, इसी तरीके से जो एम्पायर हुआ करता था मौर्यन एम्पायर, वहाँ पे भी बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, बड़ा एम्पायर हुआ करता था इस वजह से। चलो, ये चैप्टर तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलो ठीक है, ये तो ठीक है, हमने एक देखा कि डायनेस्टी में क्या फ़र्क होता है किंगडम से, लेकिन एक दूसरी बात ये है कि एम्पायर जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है किंगडम से। ठीक है, एम्पायर और किंगडम में क्या अलग बात है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ सेकंड पॉइंट की, जब एम्पायर होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू किंगडम से, इस वजह से उसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है किंग को। ठीक है, फिर वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है आर्मी चाहिए होती है, बड़ी आर्मी चाहिए होती है पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करने, पूरे एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा कि वहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल को अपॉइंट करना पड़ता है ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो इस वजह से इतनी बड़ी एम्पायर को मेंटेन, इतने बड़े जगह को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा रिसोर्स, ज़्यादा बड़ी आर्मी और ज़्यादा ऑफिशियल्स चाहिए। इस वजह से एम्पायर जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू किंगडम से। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था एम्पायर में, ठीक है। एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हुआ कर, देखो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था टैक्स फार्मर से, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर से, ठीक है, जो कि विलेजेस में, टाउन्स में रहते थे, इन एरियाज़ में। जो पाटलिपुत्र का एरिया है वो तो डायरेक्ट कंट्रोल में है एम्पियर के, मतलब जो किंग है, जो रूलर है, उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है पाटलिपुत्र। तो इसी वजह से मैंने बताया कि पाटलिपुत्र तो डायरेक्ट कंट्रोल, इसलिए ये तो कैपिटल है ही सही, बेसिक इंपॉर्टेंट कैपिटल। लेकिन जो उज्जैन है और जो तक्षशिला है वो भी प्रोविंशियल कैपिटल है, बिकॉज वो ट्रेड रूट प्रोवाइड करवाती है लोगों के लिए, और वो भी एक अच्छा सेंटर है क्योंकि वहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेट होता है बहुत ज़्यादा इन सिटीज़ से, इस वजह से इन्हें इंपॉर्टेंस दी गई है। आगे देखो, ये तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में पाटलिपुत्र पे डायरेक्ट कंट्रोल है इनका, एम्पियर का। दूसरा, ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाएंगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। किससे किससे टैक्स लेंगे, फार्मर से, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर से ये टैक्स लेंगे, जो कि सिटीज़ टाउन्स में रहते हैं। अब जो ओबे नहीं करेगा रूल किंग के, रूलर के, जो किंग है या रूलर है, उसका जो ऑर्डर है वो अगर नहीं मानते हैं ये ऑफिशियल्स, या ये उसको उसका डिसऑबे करते हैं, ठीक है, नहीं मानते हैं, तो उनको पनिश भी किया जाएगा, ठीक है। उन्हें क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जिनको सैलरीज दी जाती थी, ठीक है। मैसेंजर्स भी भेजे जाते थे और स्पाइस रखे जाते थे उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, किसके ऊपर, ऑफिशियल्स के ऊपर, कि अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। देखो मतलब कि कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भी एक पर्सन को रखा हुआ है, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ताकि वो कोई गड़बड़ी ना करे। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी बात ये है कि यहाँ प्रोविंशियल कैपिटल मैंने बता दिया आपको, तक्षशिला और उज्जैन, और डायरेक्ट कंट्रोल है आपका पाटलिपुत्र के ऊपर। अब यहाँ पे है कि एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंड एज गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स एंड प्रोबेबली फॉलोड। जैसे कि पहले जो आपके ये अशोका भी जो थे वो पहले गवर्नर थे उज्जैन के, ठीक है, बाद में ये एम्परर बने वो अलग बात है, लेकिन ये भी तो इसी वजह से बोला गया कि जो रॉयल प्रिंस हुआ करते थे, जो राजा का बेटा हुआ करता था प्रिंस, उन्हें भी गवर्नर की तरह अलग अलग जगह पे भेजा जाता था, इन जगहों पे, ताकि वो कंट्रोल कर सके, देख सके चीज़ें सही से हो रही है कि नहीं, लोकल कस्टम्स या रूल्स जो हैं वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब नज़र रखने के लिए जो प्रिंस हुआ करते थे उनको गवर्नर बनाया जाता था इन सिटीज़ का। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मौर्य जो है वो कोशिश करते थे कि हम डायरेक्ट कंट्रोल करें रोड और रिवर को, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है, किसी भी चीज़ का ट्रेड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादातर रोड और रिवर से चलता था। हेलीकॉप्टर तो अभी हमारे ज़माने में आए हैं, समझ में आई बात। इस वजह से पहले जो जितना भी ट्रेड ट्रांसपोर्ट हुआ करता था वो सब रोड और रिवर्स के थ्रू होता था। इस वजह से उनकी कोशिश रहती थी मौर्यास की कि वो डायरेक्ट कंट्रोल रखें रोड और रिवर्स पे, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो रिसोर्स अवेलेबल हो पाए, ठीक है, टैक्स जो है वो अवेलेबल हो पाए उन्हें, इस वजह से डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते थे रोड और रिवर्स को। दूसरा, अर्थशास्त्र जो है किसने लिखी है, कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य, ठीक है। ये किसके कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त कौन है, मौर्य के, मौर्यन डायनेस्टी के जो है वो फाउंडर है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये होता है इंटरलिंकिंग, बोलते हैं ना इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए, दैट इज इंटरलिंकिंग। अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य किसके कोर्ट में हुआ, चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त कौन है, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर है, ठीक है। दैट इज इंटरलिंकिंग, जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। अब देखो अर्थशास्त्र जो है एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस हमें प्रोवाइड करवाती है एग्जाम्पल के लिए, कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट हुआ करता था वो ब्लैंकेट के लिए फेमस था, इम्पॉर्टेंट था, जो बहुत सारे ब्लैंकेट्स वहाँ बिकते होंगे या बनाए जाते होंगे, इस वजह से नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट इसके लिए फेमस है। और साउथ इंडिया जो है वो फेमस था गोल्ड और प्रेशियस स्टोन के लिए। ये हमें अर्थशास्त्र से देखने को मिलता है कि नॉर्थ वेस्ट किसके लिए फेमस है, ब्लैंकेट के लिए, और आपका जो साउथ इंडिया है वो फेमस है प्रेशियस स्टोन और गोल्ड के लिए। ये साउथ इंडिया का तो हम बहुत बार देख चुके हैं बहुत सारे चैप्टर में कि ये फेमस है गोल्ड और प्रेशियस स्टोन के लिए, तो तुम भूल ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन आता भी है तो। दूसरा, ट्रिब्यूट क्या है, ट्रिब्यूट क्या है, व्हाट इज़ ट्रिब्यूट। देखो टैक्स होता है वो हमें देना पड़ता है, मतलब कि वो हमें देना ही पड़ता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
ये हमारी ड्यूटी है कि हमें टैक्स पे करना है, ठीक है। लेकिन ट्रिब्यूट इस तरीके का नहीं है। ट्रिब्यूट भी रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है लोगों से, लेकिन इसमें लोगों की इच्छा है कि वो कितना देना चाहते हैं, देना चाहते भी है या नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। मोर और लेस विलिंगली हु गिव द वेराइटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। जो कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं गवर्नमेंट को, वहाँ के जो एम्परर है उसको, ताकि वो अच्छे से अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। ये लोगों की इच्छा है कि वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये टर्म याद रखना, ट्रिब्यूट क्या होता है, ठीक है। ये टर्म का तो इम्पोर्टेंट होता है बेसिक बुक्स में, एनसीईआरटी में। आगे अब वहाँ पे जो है फॉरेस्टेड रीजन्स भी हुआ करते थे, उनसे भी टैक्स लिया जाता था टिम्बर, हनी, वैक्स के थ्रू। मौर्यन ऑफिशियल्स जो है एलिफेंट वगैरह, इन सब चीज़ों में भी वो टैक्स लेते थे फॉरेस्ट रीजन से भी। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त के एम्पायर से बिलोंग करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इनके एम्पायर से बिलोंग करता है ये मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज जो है एक एम्बेसडर है जिसको भेजा गया है ग्रीक रूलर के द्वारा। ग्रीक रूलर सिलेकस निकेटर जो है ग्रीक रूलर है, वो इन्होंने एम्बेसडर की तरह भेजा है मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखा हुआ रिटर्न रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है इसने जो बोला है, लेकिन हमें पता चला है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में पता चला है? मौर्यन एम्पायर के बारे में। मेगास्थनीज किसके अंडर हुआ करता था? चंद्रगुप्त के अंडर, चंद्रगुप्त के कोर्ट में हुआ करता था मेगास्थनीज। कौन था ये मेगास्थनीज? एक एम्बेसडर जो भेजा गया है ग्रीक रूलर के द्वारा वेस्ट एशिया से, सेलेकस निकेटर जिसका नाम है, ठीक है। ये किसके कोर्ट में था? चंद्रगुप्त के। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। पता होना चाहिए सिर्फ इतना, और ये भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बता, चलो नेक्स्ट। अशोका यूनिक रूलर। इन्हें यूनिक रूलर क्यों कहा जाता है तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अपने मैसेजेस को इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो भी लोकल लैंग्वेज, जैसे बुद्धिज्म जो थे, वो जैनिज्म जो थे, वो भी इनकी भी यही जो थी सोच थी कि हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएं उनकी लोकल लैंग्वेज में, ताकि वो इजी लैंग्वेज में समझ सके, इजीली उसको समझ सके। इस वजह से वो प्रकृत में पहुंचाते थे। यहाँ पे भी अशोका ने जो यूज़ किए वो प्रकृत लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट तुम समझे होंगे या नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो, हमारी लैंग्वेज है हिंदी जिसमें हम बोलते हैं, और उसको जिस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम लिखते हैं, ये जो है जिस तरीके से इसको लिखा गया इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में। इसी तरीके से प्रकृत भी एक लैंग्वेज हुआ करती होगी और उसकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, याद रखना। नेक्स्ट आता है अशोका की वॉर कलिंग में, ठीक है। कलिंग एंशंट नेम है हमारे कोस्टल ओडिशा का। कोस्टल ओडिशा का एंशंट नेम क्या है? कलिंग है। वहाँ पे अशोका ने वॉर लड़ी, वॉर में उन्हें जीत भी हासिल हुई, लेकिन उस वॉर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फिर से दूसरी बार वॉर नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे किंगडम के साथ में वो लड़ाई नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, बैटल नहीं लड़ेंगे। क्या हुआ था ऐसा? देखो, इतना वॉयलेंस, इतना ब्लड शेड देखने के बाद में, इतना डरावना भयावह जो दृश्य उन्हें देखने को मिला, कितने 1000 लोग मर चुके हैं उस बैटल में, तो उसको देख के उनके जो है मन में इस तरह का जो एक बोल सकते हैं भावना आई कि आज के बाद वो कभी भी वॉर नहीं लड़ेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो धम्म को अपनाएंगे। धम्म मतलब क्या होता है? प्रकृत वर्ड है जिसका मतलब संस्कृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म के लिए कहा जाता है। तो धर्म जो है वो एक संस्कृत टर्म है, ठीक है, धर्म। लेकिन धम्म जो है वो प्रकृत वर्ड है, इन द सेंस धर्म और धर्म एक ही है, लेकिन प्रकृत जो है वो धम्म और संस्कृत में इसे धर्म कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना चाहिए। इस बैटल ने इन्होंने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है इस चीज़ में कि इन्होंने क्यों अपनाया धम्म को, ठीक है। क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद में इतना दुख, इनको पूरे तरीके से दुख को भर दिया कि कहते हैं कि दिस फिल्ड मी विथ सॉरो, ठीक है। ये जो बैटल हुई इसमें इतना सारे 1000 लोगों की जान गई, इस चीज़ ने उनको जो है पूरी तरीके से दुख में भर दिया था। इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि आज से ये वॉर नहीं करेंगे और धम्म को अपनाएंगे। आगे इसके बारे में देखेंगे कि अशोका का धम्मा क्या है, ठीक है। अशोका का धम्मा में क्या है? देखो, अशोका का धम्मा जो इसमें इन्वॉल्व होता है कि इसमें वर्शिप नहीं होती गॉड की, ये उस पर बिलीव नहीं, फोकस नहीं करते कि हमें भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। ये सेक्रीफाइस को भी वो
फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, कि हमें सेक्रीफाइस परफॉर्म, ये ज़्यादा जोर इस पे देते हैं कि हमें जो है हर किसी के साथ में काइंडली बिहेव करना चाहिए, हर किसी के साथ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, ये बोलते हैं ऐसी आइडियोलॉजी। और ज़्यादातर इंस्पायर्ड इनकी टीचिंग जो है वो बुद्धा से है, गौतम बुद्ध से, ठीक है, इंस्पायर है अशोका का धम्मा, ठीक है, अशोका का धम्मा किससे इंस्पायर है, बुद्धा की टीचिंग से। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये जो मिलता है हमें पिक्चर के ऊपर, ठीक है, पिक्चर के नीचे पिक्चर के ऊपर जो भी वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना चाहिए कि जो रामपुरवा बुल है वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर का पार्ट है, ठीक है, दिस वॉज पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर, ठीक है, मौर्यन पिलर का पार्ट है ये रामपुरवा बुल, जो कि आज के टाइम पे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में इसको प्लेस किया गया है आज के समय पे। कौन सा, रामपुरवा बुल, कहाँ से बिलोंग करता है, मौर्यन एम्पायर से, ठीक है, और ये मौर्यन पिलर का ही एक पार्ट है रामपुरवा बुल। आगे इनका धम्मा क्या है, इन्होंने धम्म महामत्ता को जो है अपॉइंट किया ताकि वो जो है अपने इस अशोका के धम्मा को अलग अलग जगहों पे लोगों को पढ़ाएं, सिखाएं उनके बारे में, जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इलिटरेट हैं, उन्हें भी उनके बारे में बताएं। कौन, धम्म महामत्ता इन्होंने अपॉइंट किए धम्मा को अलग अलग जगह पे पहुंचाने के लिए। रॉक्स पे, पिलर्स पे इन्होंने इंस्क्राइब करवाए अपने मैसेजेस को कि लोग उसे पढ़ के भी समझ सकें, ठीक है, और जो नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें उनके लिए धम्म महामत्ता को अपॉइंट किया कि आप उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए अशोका के धम्मा के बारे में कि उन्हें किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे ये इनका धम्मा जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, और उनके जो सन थे महेंद्र, उनकी डॉटर है संघमित्रा, इन्होंने श्रीलंका तक इसको पहुंचाया। इनके सन और डॉटर भी है, याद रखना, महेंद्र और संघमित्रा, जिन्होंने श्रीलंका तक इनके ऑर्डर को पहुंचाया। धम्म जो है वो कहाँ कहाँ पे फैला, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका, ठीक है। आगे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी बाकी है कुछ, जैसे कि धम्म महामत्ता की हम बात कर रहे थे ना, मैंने अभी इस वजह से नहीं बताया तुम्हें पहले अशोका के धम्मा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है उनके बारे में। देखो ये क्या है आइडियोलॉजी जिसकी बात हो रही है, कि बीइंग जेंटल विद स्लेव एंड सर्वेंट, अपने जो सर्वेंट होते हैं, अपने जो स्लेव होते हैं उनके साथ में अच्छे से व्यवहार करें, उनका अपमान ना करें, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया। रिस्पेक्ट करना वंस एल्डर को, सारे क्रिएचर्स को ट्रीट करना कंपेशन के साथ में, और गिफ्ट देना ब्राह्मण्स मॉन्क्स को, फिर हर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अपने रिलीजन को तो प्रेस करते हैं, अपना रिलीजन तो हम बताते हैं कि बहुत अच्छा है, और दूसरे का रिलीजन बताते हैं कि वो अच्छा नहीं है, तो ये भी क्या होता है कि हम अपने ही रिलीजन को ख़राब बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं कि इस वजह से हमें सबके रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हर पर्सन को एक कंपेशन के साथ में ट्रीट करना चाहिए। अभी भी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ चैप्टर के लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स, और इसमें आज कम है लेकिन ठीक है। मौर्यन एम्पायर का बिगिनिंग 2300 साल पहले। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। हाईलाइट तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स में उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो हाईलाइट नहीं है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, उसको समझा देती हूँ एक ईजी लैंग्वेज में, इस वजह से। लेकिन जो ये हाईलाइट पोर्शन है उसको हमें याद करने की ज़रूरत है, वो फैक्ट है, और फैक्ट को हम कितना भी समझ लें उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जब वो हमारे दिमाग में बैठेंगे। इस वजह से आगे देखते हैं। चलो ठीक है, चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। अब आपका धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।